नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र अभी मैं पढ़ा रहा हूं और अर्थशास्त्र में 3 वीडियो बन चुका है, 3 अध्याय पर पूरा वीडियो बन चुका है। प्रश्न उत्तरी का सीरीज भी उसमें डाला हुआ है। आज आपके समक्ष मैं अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इसका प्रथम भाग है जो आपके समक्ष रख रहा हूं। आज थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, यानी कि एक एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि आपका सोच विकसित हो, इस अध्याय को समझने में आपको मदद मिले आगे। आज चर्चा मुख्यतः मैं वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं के 2-3 पार्ट पर करूंगा। सबसे पहले आप समझिए वित्तीय संस्था क्या होती है। जी, संस्था तो उसे कहते हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए कार्य करता हो, जिसमें काफ़ी लोग जुड़े हों, जिसके एम्प्लॉय हों, जिसका अपना ऑफिस हो, वो संस्था कहलाती है। अब वित्तीय संस्था का मतलब क्या? वित्त का मतलब, वित्तीय जो शब्द है वो वित्त से बना है। वित्त का मतलब रुपया पैसा, सीधा समझिए, रुपया पैसा। तो ऐसी संस्था जो रुपये पैसे का लेन देन का काम करता हो वो वित्तीय संस्थाएं हैं। जो कर्ज देता हो, बदले में ब्याज लेता हो, जो आपका पैसा जमा करता हो, बदले में आपको सूद देता हो, वो सभी संस्थाएं जो हैं वो वित्तीय संस्थाएं हैं। अगर आपको परिभाषा क्वेश्चन आएगा वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न सिंपल सा आएगा। क्या लिखेंगे आप कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? तो लिखेंगे देश या राज्य से जुड़ी वैसी सारी संस्थाएं जो साख अथवा मुद्रा संबंधी सभी कार्यों को संपादित करती हैं, वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। क्या काम कर रही है यह संस्था? साख और मुद्रा संबंधित कार्य कर रही है। जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप इन वित्तीय संस्थाओं में जाएंगे। उन संस्थाओं में अभी सबसे बड़ा जो संस्था है वो बैंक कहलाती है। उन संस्थाओं में, यानी कि आप बैंक में जाते हैं कर्ज के लिए, उसके जो रूल रेगुलेशन है कर्ज देने के, उस अनुसार वो आपको कर्ज देता है और आराम से आप अपना बिजनेस कारोबार खड़ा करते हैं। और भी कई संस्थाएं हैं जिसे हम वित्तीय संस्था कह सकते हैं, जैसे सेठ साहूकार। जब बैंकिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, उस वक्त लोग कर्ज सेठ या किसी साहूकार से लेता था। तो सेठ साहूकार जो हैं वो भी वित्तीय संस्थाओं के एक भाग हैं। आज भी आप सुने होंगे कि फलाना पैसा सूद पर लगाते हैं, तो वो क्या है? वो साहूकार हैं, वो पैसा सूद पर लगाते हैं। तो सूद पर जो पैसा लगाता हो वो सबका सब सेठ साहूकार कहलाएगा। और भी प्राइवेट तरह के लोग हैं, जैसे महाजन का नाम आपने सुना होगा। सेठ साहूकार से थोड़ा सा ऊपर का दर्जा महाजन लोगों का होता था। महाजन को आप यूं समझिए, जो पहले के जमींदार होते थे वो भी कर्ज देते थे, किसानों को कर्ज देते थे, लोगों को, बदले में वो सूद ब्याज लेते थे। तो आज महाजन तो उतने नहीं रह गए हैं, लेकिन सेठ साहूकार आज भी हैं और उन्हें हम लोकल भाषा में हम उनको कहते हैं ये सूदखोर हैं, यानी सूद का पैसा खाते हैं, सूद पे पैसा लगाते हैं। तो बैंक, सेठ साहूकार, महाजन, आपके रिश्तेदार भी वित्तीय संस्था के भाग हैं। रिश्तेदारों से आप पैसा लेते हैं कर्ज के रूप में, या उनको आप पैसा देते हैं। तो रिश्तेदार जो भी हैं वो भी वित्तीय संस्थाओं के एक पार्ट हैं। देखेंगे इसके आगे में लीगल और इलीगल, यानी कि जो वित्तीय संस्थाओं के भाग हैं उसको हम विशेष चर्चा करेंगे आगे। तो वित्तीय संस्था का मतलब आपने सीधा, आप समझ लो, ऐसी संस्थाएं जो कर्ज देती हों, कर्ज लेती हों, कर्ज देती हों और बदले में ब्याज लेती हों, सूद लेती हों, जो भी आप कह लें। अब ये संस्थाएं कई तरीके से आपको कर्ज देती हैं। वो अल्पकालिक कर्ज देती हैं, वो दीर्घकालिक कर्ज देती हैं, वो मध्यकालिक कर्ज देती हैं, यानी कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, या दोनों के बीच का मध्य समय के लिए वो कर्ज देती हैं। तो इन संस्थाओं का जो मुख्य काम है वो है देश की तरक्की और विकास के लिए लोगों को कर्ज देना यानी पैसा देना,
ऋण देना और उनसे सूद लेना, यानी कि उनसे ब्याज लेना। अब उन ब्याज से वो अपना विकास करती है वो संस्था, बदले में आपको क्या हेल्प मिल गया, आपको चाहिए 5 लाख रुपया, तुरंत जाके 5 लाख रुपया ले आइए, सूद अपना चुकाते रहिए, ब्याज उसका चुकाते रहिए। तो कारोबारियों के लिए, व्यापारी के लिए, या कोई भी ऐसा जरूरतमंद लोग हैं जिनको पैसे चाहिए, उनके लिए ये वित्तीय संस्थाएं वरदान जैसी हैं। और वित्तीय संस्था आज के समय में उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वो है बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था इस समय पूरे देश और दुनिया में छाई हुई है। तो वित्तीय संस्था के बारे में बस इतना ही। अगर परीक्षा में आए लघु उत्तरीय प्रश्न तो इसमें से जितनी चीज़ें समझ में आई हैं आपको वो लिखिएगा, और एग्जाम्पल में आप बैंक, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं। अब 1 नंबर का प्रश्न अगली बार है, मतलब आगे 1 नंबर का एक प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न क्या है? देश का केंद्रीय बैंक, या यूं कहें कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वो है रिजर्व बैंक। उसको शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब इससे संबंधित सवाल आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। समझिए, अंग्रेज के आने से पहले से, अंग्रेज 1947, अंग्रेज के आने से पहले से नहीं, अंग्रेज के जाने के पहले से, यानी देश की आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को ही। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि सरकार इसको एक्वायर कर ली, यानी ये सरकारी कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये देश हित में कार्य करने लगा और देश का सर्वोच्च बैंक इसे बनाया गया। अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये तीनों 1 नंबर का जीके है। साथ ही पूछ सकता है आपसे कि देश का केंद्रीय बैंक किस बैंक को कहा जाता है। साथ ही आपको पूछ सकता है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो ये 2-3 तरह से घुमा के एक ही टॉपिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब जरा बात करते हैं हम वित्तीय संस्थाओं के कुछ पार्ट की, कुछ भाग की। देखिए, वित्तीय संस्थाएं जो है वो मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, या 3 स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला सरकारी वित्तीय संस्था, जिसको आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, जिसको सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों के बारे में जानिए, चूंकि यहाँ से सवाल आते हैं। सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन सी होंगी? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो, वो सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहलाएंगी। अब और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे समझेंगे कि वो सरकारी है? तो सरकारी वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीयकृत होती हैं, यानी उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका होता है। देखिए, देश में 1969 लगभग ये चौथा पंचवर्षीय योजना था 1969 का। तो 1969 में देश में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी 14 जो प्राइवेट बैंक थे उसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उस पर सरकार का पूरी तरह से कब्जा हो गया, यानी सरकारी चीज़ वो हो गया। उसके सारे धन संपत्तियां, शेयर वगैरह सब सरकारी हो गए। तो एक साथ 14 बैंक का सरकारी राष्ट्रीयकरण किया गया, या कह सकते हैं सरकारीकरण किया गया 1969 में। उसके बाद 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो लगभग आज के समय में 14 और 6 लगभग 19 के आसपास राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से सरकार के कब्जे में होती है। सरकार का उस पर नियम कानून चलता है और सरकार उसको नियंत्रित करती है। साथ ही सरकार का उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता है। अभी 51% के आसपास शेयर इसमें सरकार का होता है, यानी कि 51% हिस्सेदारी सरकार की होगी। तो जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं उस पर सरकार
उसको चलाने का, उसको व्यवस्थित करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है और सरकार का उसमें ज़्यादा हिस्सा होता है, हिस्सेदारी होती है। अब कहेंगे आप कि 51% सरकार का हिस्सेदारी हो गया, बाकी 49% अन्य लोगों का होता है। जो भी आप पैसा उस बैंक में लगाना चाहेंगे, जो भी उस बैंक का शेयर खरीदना चाहेंगे, बैंक को मुनाफा होगा तो सबको होगा, बैंक को घाटा होगा तो सबको होगा। अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं जो सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है और सरकार उसे संचालित करती है। अब बात आती है कि इसको संचालित करने वाली एक सरकारी संस्था है जिसको कहते हैं हम बैंकों का बैंक या रिजर्व बैंक। आरबीआई नियम बनाती है प्रत्येक बैंकों के लिए, इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। सारे बैंक का दादा है ये। तो बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी बैंकों के लिए, यानी कि सभी सरकारी या अर्ध सरकारी जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उन सब के लिए, खास करके बैंक, उन सब के लिए ये रिजर्व बैंक नियम बनाती है, उसको निर्देशित करती है, साथ ही उसके लिए नियम कानून बनाती है और उन नियम कानूनों को इन सरकारी वित्तीय संस्था और अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था को फॉलो करना पड़ता है। उसी नियम के अनुसार अपनी व्यवस्था को चलानी पड़ती है, उसी के नियम के अनुसार ग्राहकों को हैंडल करना पड़ता है। तो 2-3 चीज़ें इसमें हो गई। सरकारी वित्तीय संस्था एक तो सरकार के नियंत्रण में है, दूसरा सरकार का इस पर सबसे ज़्यादा शेयर है, सरकार का सबसे ज़्यादा इसमें शेयर है, तीसरा वो संचालित किससे होंगी तो रिजर्व बैंक के नियम कानून से संचालित और निर्देशित होंगी। 3 चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। अब सरकारी वित्तीय संस्था का अगर एग्जाम्पल दें तो एसबीआई जो बैंक है वो सरकारी वित्तीय संस्थाओं में सबसे टॉप पे है। तो सरकारी वित्तीय संस्था में सबसे ऊपर एसबीआई, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद अन्य भी जितने सारे बैंक आप सरकारी सुनेंगे वो सब के सब सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो 14 वो 6 हम बताए वो सारा का सारा सरकारी वित्तीय संस्था है। एग्जाम्पल में 2-3 का उदाहरण आप दे देंगे, काम आपका निकल जाएगा। अब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था यानी सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होता है तो ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है, परंतु सरकार का इस पे नियंत्रण है। वो नियंत्रण कैसे है तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम को फॉलो करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश का पालन करना पड़ता है, उसके द्वारा बनाए गए नियम का भी पालन करना पड़ता है। अब अर्ध सरकारी क्यों कहा गया, क्योंकि सरकार के भी कुछ अंश इसमें होते हैं, यानी सरकार भी इसमें भागीदार है, सरकार भी इसमें कुछ अनुदान या पैसा देती है, तो इसलिए इसको अर्ध सरकारी कहा जाता है। तो अर्ध सरकारी की परिभाषा कैसे लिखेंगे, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत ही कम होती है, परंतु अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया निर्देश या उसके द्वारा जारी किया गया जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। अब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार कोऑपरेटिव बैंक, ये 2 उदाहरण मैंने दिए हैं जो आपकी पुस्तक में भी वर्णित हैं। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ से 1 नंबर का सवाल कैसे पूछेगा आपसे एसबीआई ये किस तरह की वित्तीय संस्था है, सरकारी या अर्ध सरकारी, तो आप लगाएंगे सरकारी। अब पूछेगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक ये सरकारी वित्तीय संस्था या अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, तो ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। तो इस तरह से 1 नंबर के सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं वित्तीय संस्थाओं के तीसरे भाग में जिसका नाम है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या चीज होता है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, और बहुत छोटा वित्तीय मतलब रुपए पैसे वाली संस्था। बहुत छोटी सी संस्थाएं ये हैं, छोटे छोटे
क्षेत्रों में ये फैली हुई हैं और ये संस्थाएं जो हैं ये स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं, अधिकतर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। आपने सुना होगा कि गांव-गांव में कुछ महिलाएं ग्रुप बनाकर और कुछ उनको एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टाइप की एनजीओ वगैरह हैं, वो उनको कुछ पैसे देती हैं, या कुछ स्वयंसेवी संस्था ऐसी खुली है जो ऐसे समूह जो महिलाओं का है गांव-गांव में 2-4-10 का संख्या में लोग समूह बना रखा है, उसको कुछ पैसे लोन के रूप में देती है, कर्ज के रूप में देती है और उन पैसों से वो समूह वाले छोटे छोटे रोजगार करते हैं। कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी का चूजा का पालन हो गया, या कुछ सिलाई बुनाई वाला काम हो गया, वैसे काम करती हैं और अपने पैसे बहुत कम ब्याज पर इनको मिलता है ये पैसा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। तो उस ब्याज को फिर या मूलधन को लौटा देती हैं और बाद में वो स्वावलंबी हो जाती हैं, उस आधार पर वो अपना विकास कर सकती हैं। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं और ये संस्थाएं देश के छोटे छोटे भागों में फैली हुई हैं। इसमें एनजीओ और स्वयंसेवी संस्था जो है ये ज़्यादातर भूमिका अदा कर रही है। सरकार भी कभी कभी इन संस्थाओं को छोटे मोटे योगदान देते रहती है, या बैंकिंग व्यवस्था में, सरकारी या अर्ध सरकारी बैंकिंग व्यवस्था में इनके लिए अलग से कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब यहाँ से 1 नंबर का एक सवाल आता है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं ऐसे नहीं, सवाल आएगा कि यूनुस खान का संबंध किस देश से है। देखिए, यूनुस खान ये बांग्लादेश से जुड़े हुए एक नोबेल प्राइज विजेता, यानी कि विश्व शांति नोबेल प्राइज शांति में, विश्व शांति स्थापित करने में या शांति के क्षेत्र में या नोबेल शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार ही कहिए, 2006 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यूनुस खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को बनाने में, संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके कारण ही बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक और साथ में यूनुस खान दोनों को संयुक्त रूप से 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा, यूनुस खान का संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश से। या निम्न में से कौन से सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, कब मिला, तो 2006 में यूनुस खान को मिला। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं, ये तीनों आप लगभग समझ चुके हैं। यहाँ से 1 नंबर का और लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है। वित्तीय संस्थाओं को आपने समझा। यहाँ 1 नंबर का सवाल ये VBI सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इसको ध्यान में रखिएगा। आज बस इतना ही मैं बता पाऊँगा आपको, अगले दिन फिर इसके आगे की चर्चा होगी। तो कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।